हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल किरण द रेज ऑफ सन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडीज पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंडियन पॉलिटी का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम, जो क्या है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा फोर्थ चैप्टर है ना, प्रीएम्बल ऑफ द संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, चैप्टर का नाम है फोर्थ है इंडियन पॉलिटी का संविधान संविधान की प्रस्तावना। जानबूझ के ऊपर लिख लो ताकि जब आगे एक्सप्लेनेशन करनी हो ना तो ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? संविधान के निर्माण पढ़ लिया था, संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ ली थी, संविधान की आलोचनाएं पढ़ ली थी। अब क्या है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना एक तरह से वैसे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये संविधान की प्रस्तावना। क्या है, क्योंकि इसी में ना संविधान का सारा सार छुपा हुआ है। ठीक है, एक तरह से संविधान क्या है, संविधान का परिचय प्रस्तावना से पता चलता है। जब आप इसकी प्रस्तावना पढ़ोगे, हम भारत के लोग, याद है ना, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, मध्यनिरपेक्ष, बाद में ये भी चीज ऐड हुई थी हमारे यहाँ इस पर भी बात करेंगे अभी। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि एक्चुअली में प्रस्तावना तो आपने जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हो, मान लो हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे होते हैं, जनरली क्या होता है एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप क्या लिखा होता है, पहले प्रस्तावना लिखी हुई होती है ना। प्रस्तावना, भूमिका, क्या होता है भूमिका, है ना। संविधान की भूमिका को क्या कहते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की भूमिका है ना, संविधान का सार है, संविधान का परिचय है। कैसे कि जैसे संविधान बहुत बड़ा दस्तावेज है, तो जो प्रस्तावना है ना उसमें उसकी क्वालिटीज को बता दिया गया है एक तरह से, है ना, बहुत छोटे से में। तो उससे क्या पता चल जाता है, उसको पढ़ोगे ना तो प्रस्तावना तो आप समझ जाओगे संविधान, भारत देश का संविधान क्या होगा। अगर प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पढ़ते हो ना तो आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान पाओगे अगर उसका प्रीएम्बल पढ़ लेते हो। प्रीएम्बल प्रस्तावना तो जानते ही हो ना सब लोग, हम भारत के लोग, संप्रभु, है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, आत्मनिर्भर है, यहाँ अर्पित है ना, लिख देंगे। वैसे तो प्रस्तावना सबको पता होती है, बट प्रस्तावना पे कई बार सवाल भी आए, कुछ शब्द दे दिए और बोला क्या ये इनकी सीक्वेंस प्रस्तावना में कैसे है, ऐसे करके सवाल है। आई थिंक मेरे सीक्रेट के एग्जाम में इसे एक रिलेटेड सवाल आया था प्रस्तावना से रिलेटेड। हालांकि यूपीएससी और सीटेट का सिलेबस तो काफी अलग है, लेकिन एनसीईआरटी उसमें भी थी, एसएसटी में, और एनसीईआरटी इसमें भी है हमारे यूपीएससी में, है ना। ओके, तो ये तो अलग दो टॉपिक हो गए, लेकिन क्या है प्रस्तावना से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो सीक्वेंस पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा कि इनमें से, मैंने यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पढ़ा है कि उसमें ये पूछ लेता है, ये पूछा हुआ था, उसमें कुछ शब्द दिए हुए थे और बोला था कि इसमें से कौन सा है जो प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, ये वाला ये करना था। आई थिंक वो पूछा था उसमें कि आर्थिक सुरक्षा का, है ना, तो वो प्रस्तावना का मतलब मेरे को याद है आंसर, इसलिए मैं बता रही हूँ एक्जैक्टली, बाकी एग्जाम्पल जो भी रहे होंगे, पर उसमें से आर्थिक सुरक्षा की, क्योंकि प्रस्तावना में बात नहीं की गई थी तो इसलिए वो आंसर था कि आर्थिक सुरक्षा की बात। बाकी उसमें स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुत्व तो ये की गई थी ना, तो इसलिए कि बेसिकली प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है, हमारे संविधान की भूमिका है, संविधान का परिचय। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो हमें संविधान के बारे में समझ आ जाता है कि इसमें क्या हुआ होगा, है ना। तो क्या हमें संविधान की प्रस्तावना लिखने की जरूरत है? वो हम भारत के लोग से लेके पूरा का पूरा संविधान प्रस्तावना लिखी जाए क्या? नहीं ना, हम भारत के लोग, है ना। ये तो आप डाउनलोड भी कर दोगे, मैं लिख के दे दूंगी, अब इसमें क्या टाइम वेस्ट और लिख के दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे भी कर लेना, आप लोग नोट डाउन कर लेना, आप सबके पास होगी प्रस्तावना तो क्या। ठीक है, तो इसमें क्या था, एम के पालकी वाला थे ना, जो क्या थे, बहुत बड़े न्यायवादी थे, हमारे यहाँ कानून के अच्छे ज्ञाता थे भारत देश में। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने प्रस्तावना को लिख देती हूँ, एम के पालकी वाला है, एन पालकी वाला था या एन के पालकी वाला था, ने क्या बोला, प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा। संविधान का परिचय कहा, ठीक है। अब एन के पालकी वाला था या के एन पालकी वाला था? एन ए पालकी वाला था। जितने सारे नाम पढ़ लिए ना पॉलिटिक्स में, कल हमने कई सारे नाम पढ़ लेते ना, एंगर, उसमें भी सकती ये थे एन ए पालकी वाला शायद, है ना, एन ए पालकी वाला। एम आई क्लियर? एन ए सब लोग क्लियर कर दो भाई।
यही था। ये था। ठीक है, इसने इन्होंने क्या बोला था प्रस्तावना को? संविधान का परिचय पत्र कहा था, है ना? कि अगर आप प्रस्तावना को पढ़ते हो तो आप लोग सभी अच्छे से जान पाओगे कि संविधान एक्चुअली में क्या है ना? प्रस्तावना पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाएगी। यानी कि जब चैप्टर स्टार्ट होता है, जब प्रस्तावना होती है, तो प्रस्तावना में क्या होता है? जब आप पढ़ते हो प्रस्तावना को तो आपको समझ आ जाता है, भूमिका करके लिखा होता है प्रस्तावना में, उसको पढ़ते तो आपको समझ आता है कि चैप्टर किस बारे में होने वाला है। तो ये प्रस्तावना भी हमारे संविधान के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने पेश करी थी वैसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना? पंडित, मैं ऐसे लिख देती हूँ, जवाहरलाल ने, है ना? प्रस्तावना पेश करी थी हमारे संविधान की, है? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के, भारत देश के संविधान की प्रस्तावना पेश करी थी और संविधान द्वारा अपनाया भी गया था। इसे क्या, इसमें क्या मतलब, उन्होंने प्रस्तावना पेश करी तो जाहिर सी बात है अपनाया भी तो गया, तभी तो हम आज पढ़ रहे हैं, तभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका मतलब ये था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब इसमें एक बात बताती हूँ, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 42nd अमेंडमेंट, है ना? मैंने कहा था, एक बात पढ़ाई थी शायद, अभी आपको बताते एक सेकंड, कि पहले भारत देश की जो प्रस्तावना थी ना, उसमें धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, है ना? पहले धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द का प्रयोग हमारी प्रस्तावना में नहीं किया गया था। फिर उसके बाद में हमारी प्रस्तावना में चेंज हुआ, ठीक है? उसमें हमारे संविधान की विशेषता है ना कि इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, है ना? वो नम्य है, लचीला है, इसके अंदर संशोधन है, संशोधन पॉसिबल है। तो हमने चेंज किया था, हमने मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने, हमारे देश के कानून वालों ने, उन्होंने चेंज किया। कैसे किया? देखो, अभी कभी भी संविधान में कोई चेंज करना होता तो ऐसे तो नहीं हो जाता है ना। उसमें दो प्रकार के चेंजेस बताए थे, एक तो हो जाते हैं नॉर्मली और एक के लिए विशेष कार्यप्रणाली का प्रयोग करना पड़ता है चेंजेस के लिए, है ना? तो क्या था? अमेंडमेंट होता है ना, संशोधन होता है, तभी तो आप उसके जरिए कोई चीज ऐड कर पाते हो। तो ये क्या था? हमारे संविधान संशोधन 42वां 42nd अमेंडमेंट के तहत संविधान संशोधन किया गया और फिर क्या किया गया? प्रस्तावना में एक चीज ऐड की गई, क्या? पंथ निरपेक्षता, ठीक है? पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, है ना? कि भारत देश किसी एक पंथ को ना ही मानेगा ना ही अपनाएगा, मतलब वो धर्मनिरपेक्ष है। भारत देश के लिए ये नहीं बोला जा सकता कि इस एक पर्टिकुलर देश मतलब एक पर्टिकुलर धर्म को अपनाता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है, यानी कि वो धर्मलेस है। क्योंकि हमारे देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और न जाने कितने लोग रहते हैं, तो पर्टिकुलर कोई एक धर्म का तो हमारा देश है नहीं। तो उन्होंने बोल दिया प्रस्तावना में, ये क्लियर हो गया कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, किसी भी पंथ को नहीं मानता है और किसी भी धर्म को नहीं मानता है। हालांकि जो लोग मानते हैं, भारत देश में रहते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो है स्वतंत्र है ना? ये बोला जाएगा ना एग्जैक्ट कि उनको अधिकार है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पर जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानता है, किसी भी धर्म को बेसिकली वो मानता ही नहीं है, ठीक है? इसका मतलब वो नहीं है कि जो लोग धर्म को मानते हैं उनके अगेंस्ट है वो। उसका कहने का मतलब है कि मैं किसी एक धर्म के को लेके स्टैंड नहीं करता हूँ कि मुझे ये बोला जाए कि भाई ये हिंदू देश है, ये मुस्लिम देश है, ये सिख देश, ऐसा नहीं है, ऐसा करके नहीं बोला गया, बस ये मतलब है इसका, ठीक है? हाँ, तो क्या हुआ? 42वां संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था, ये भी लिख लो, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, 1976 में किया गया। और इसमें क्या क्या चीजें ऐड कर दी गई? धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, अखंडता शब्द का भी है ना, अखंड, अभी ये बताते हैं एक सेकंड। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और समाजवादी भी है, समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष तो एक ही बात होगी ना, ठीक है? ये इसको ना ब्रैकेट में कर सकते हैं, है ना, ये वाले शब्द, क्योंकि वैसे तो ये धर्मनिरपेक्ष की बात है ना, इसको पंथ निरपेक्ष। अब क्या था? जो ये संशोधन हुआ ना, 42वां संशोधन, क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आ जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ।
1976 में बहुत सारे ऑप्शन दे देगा जिसमें से करेक्ट ऑप्शन। तीसरा अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट कर दे नेक्स्ट कि इसने संविधान संशोधन 42वां 1976, चलो डेट भी दे दी उसने, ये भी बताया था कौन सा संशोधन है, उसमें पूछ रहे कि कौन सी चीजें ऐड की गई थी, या ऐसे बोल दे ऑप्शन अब 3 के आ गए। पहले ऑप्शन आते थे कि आप ना उनको वो कर लेते थे, एलिमिनेट कर लेते थे, हाँ ऑप्शंस को ना एलिमिनेट कर लेते थे। अब उन्होंने अलग दे दिया है, लेवल अलग कर दिया क्वेश्चंस का। अब देते हैं ये ऑप्शन दे दिए सारे, 1 और 2, 2 और 3, मतलब एक ऑप्शन में दे दिया उन्होंने ऐसे करके, ये ऑप्शन दे दिया धर्मनिरपेक्ष, ये इनमें से कौन है। फिर ऑप्शन में कैसे देते हैं 1 और 2, ठीक है, 2 और 3, 1 2 और 3 ऐसे करके ऑप्शन देते हैं। आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, है ना। ऐसे में क्या होता है आपको याद होता है कि यार ये वाला मैंने पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों मैंने पढ़ा हुआ है, चौथा नहीं पढ़ा शायद ये नहीं। अब इन्होंने एलिमिनेशन का हमारा वही तरीका ही हटा दिया और कुछ और कर दिया इन्होंने, ठीक है। क्या आप ऐसे करोगे तो आपको सारे ही आंसर आने चाहिए, तभी आगे वाला 1 और 2 1 2 3। अब अगर आप तीनों ही ऑप्शन में होंगे तो आप कैसे बता पाओगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको तीनों ही एग्जैक्टली आंसर पता होंगे तभी आप कर पाओगे, तीनों आपने क्लियर पढ़ा होगा। पहले क्या होता था कि अगर आपने 2 पढ़े हुए ना तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये 2 तो नहीं थे, तो इसका मतलब ये 2 पक्का श्योर है, तो इसका मतलब तीसरा वाला गलत है ना, ऐसा कर सकते थे। बट अब ये वाले चांसेस नहीं आने क्वेश्चन के, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि 42वां संविधान संशोधन 1900 प्रीलिम्स के क्वेश्चन की बात हो रही है अभी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, है ना, ऐड किए गए थे। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, ये 3 शब्द तो आप एग्जाम में टिक कर दोगे कि ये 3 शब्द किए गए थे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। अब संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, अगर हम ये पढ़ें संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप, कैसे शुरू होता है, हम भारत के लोग, यहीं से तो शुरू होती है प्रस्तावना। तो आई थिंक सबने पढ़ी होगी प्रस्तावना, एक बार तो सबने ही पढ़ी होगी, याद नहीं होगा, पर इसमें एक ऐसे आप ऐसे पढ़ सकते हो एक बार ना, प्रस्तावना को पढ़ा होना चाहिए कि आपको ना समझ आ जाए थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या शब्द हैं और क्या क्या नहीं है। जैसे कि इसमें क्या क्या है लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, छोटे छोटे या मतलब शब्द याद करो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तो बोला ही गया है ना। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, ये सारी चीजें शब्द बोले गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, है ना, समाजवादी, ये आपकी प्रस्तावना में जो जो लिखा हुआ है, डिटेल्ड नहीं है पर मोटी मोटी चीजें बताई जा रही हैं आपको ना। डिटेल तो आप ऐसे पढ़ लो, पढ़ के सुनाओ तो एक बार सब प्रस्तावना क्या याद आ जाएगी आपको। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता और अखंडता, अखंडता नहीं लिखा है, ये तो रट जाता है, तो प्रस्तावना से रट जाएगी। जब मतलब 4-5 बार पढ़ लिया ना आपने तो मतलब थोड़े से शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी रट जाती है ऑलमोस्ट प्रस्तावना, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया हमने, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता भी शब्द है ना, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, है ना, ऐसे कुछ था, संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, आज तारीख 26 नवंबर 1949 शुक्ल संपत्ति सप्तमी, है क्या बोले, शुक्ल सप्तमी, ये क्या है, तिथि है हमारे हिंदी कैलेंडर की, है ना। हमारे जो हिंदी कैलेंडर होते हैं उनमें डेट्स ऐसी होती हैं, सप्तमी, अष्टमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, है ना, ऐसे करके होती है, जो ये हमारे हिंदी कैलेंडर की डेट्स होती हैं, ठीक है, ठीक है।
को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित करते हैं। बस लास्ट शब्द आपका है आत्मर्पित, है ना, आत्मार्पित, यानी कि आत्मार्पित का क्या मतलब हुआ? हम खुद को अर्पित करते हैं, अपनी आत्मा को अर्पित करते हैं संविधान के प्रति, ऐसा कुछ यही तो मतलब होगा। या ये प्रस्तावना जो है ना, ये किसके, ये मतलब जो डेट्स वगैरह लिखी गई, ये सब संविधान के लिए लिखी गई ना। जिस सभा अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख इतने को संवत 2 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अपने में समाते हैं, अपना समझते हैं, ऐसा कुछ आत्मार्पित शब्द का बनना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, आप लोग खुद से देख लेना, है ना। ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत पढ़ा दूं, बट मेरे हिसाब से इसका मतलब ये होना चाहिए कि अपने आत्मार्पित, अपने अंदर समा लेते हैं या फिर खुद को समर्पित करते हैं, है ना। एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता, तो मैं गलत नहीं बताना चाहती हूँ, खुद से डिस्कस कर लेना, वरना अगर नहीं फिर भी क्लियर होता है तो कल फिर इस बारे में कर लेंगे डिस्कशन, ठीक है, आत्मार्पित के बारे में। तो ये हमारी हो गई संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना बेसिकली कुछ ऐसे दिखती है, मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है वो यहाँ पे देखो बता दिए गए हैं, बाकी तो कैसे पूरा लिखना पड़ जाएगा ना संविधान की प्रस्तावना। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक का पढ़ लें हम, संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली, संविधान का प्रस्तावना का चैप्टर है तो काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसके तत्व तो पढ़ लेंगे प्रस्तावना के, है ना। प्रस्तावना के तत्व क्या क्या है, जैसे कि प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के तत्व, है ना, कि संविधान प्रस्तावना हमारी किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तत्व मतलब वही हुआ ना कि उसमें क्या क्या समाया हुआ है, किन किन से मिलकर बनी है, किन चीजों का वो मिश्रण है ना। वैसे ये केमिकल तो है नहीं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल कार्बन के हो गए तो कार्बन बन गया, नहीं H2 है, जल H2O, ऐसे जैसे मतलब वो भी क्या है, H2O क्या है, हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का एक, है ना, ये जल हो गया। तो ऐसे वो भी किसी चीज वो मिश्रण है, तो तुम ऐसे इसके बारे में बताएंगे हम कि प्रस्तावना में क्या क्या चीजें शामिल है, तब जाके प्रस्तावना बनी है। प्रस्तावना में काफी कुछ, मतलब एक प्रस्तावना है जिसे पढ़ के आप संविधान का आइडिया लगा सकते हो, तो इसका मतलब वो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें लिखी गई होंगी ना, तभी तो। अब जैसे बेसिकली हमारा देश का संविधान क्या कहता है ना, हमारे देश को एक अखंड भारत है ना, हमारा देश अखंड भारत है, आपको यहाँ पे मिल रहा है, धर्मनिरपेक्ष है वो आपको मिल रहा है, यहाँ पे प्रभुत्व संपन्न है, यहाँ पे भारत देश को खुद अपना वो है शासन, वो खुद भारतीय लोग लोकतांत्रिक सरकार के प्रति मतलब सरकार चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी और का शासन है, तो भारत खुद एक संप्रभुत्व, ये सारी चीजें यहाँ पे बंधुता कि हमें मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं, फिर भी हम साथ में रहते हैं, है ना। एक इस पे बात वो क्या है, विविधता में एकता, है ना। भारत देश में क्या है, विविधता में एकता, इतने सारी जातियां, इतने सारे धर्म होने के बाद भी हम एक हैं, तो भारत देश के लिए ये बात बोली जाती है विविधता में एकता। तो हम पढ़ रहे हैं संविधान के अधिकार स्रोत, है ना, इनके तत्वों में पहले पढ़ लेंगे संविधान के अधिकार स्रोत, संविधान के अधिकार स्रोत, अच्छा, कल किसी ने एक बात बोली थी कि मैम आज आपने हेलो वेलकम नहीं किया। अच्छा, कल थोड़ा सा ऐसी स्ट्रेस था, मतलब स्ट्रेस क्या था, थोड़ा सा डिस्टर्ब थी कि मतलब बाबा के ऑफिस से आई जल्दी जल्दी क्लास में, फिर यहाँ का थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, लाइक बहुत ज्यादा शोर वोर हो रहा था, पॉल्यूशन भी कल बहुत ज्यादा था। कल दिल्ली में, मतलब आज भी आज बहुत अच्छा है, दिल्ली में वर्ल्ड में मतलब विश्व में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है ये दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली मेरा ऑफिस प्लेस तो दिल्ली है ना, इनकम टैक्स ऑफिस ITO, वहां से आई, फिर वो थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रही थी इस वजह से थोड़ा, हाँ चलो बट ठीक है, हम ओवरकम कर लेते हैं चीजों पे ओवरकम तो करना ही पड़ता है ना, हर चीज को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। संविधान के अधिकार स्रोत पढ़ेंगे, भारत की प्रकृति पढ़ेंगे, हाँ लिख लेते हैं पहले इन्हीं को कि क्या क्या पढ़ना है हमें। भारत की प्रकृति,
संविधान के स्रोत पढ़ लेंगे, संविधान के अधिकार का स्रोत पढ़ लेंगे कि अधिकार कहाँ से मिलता है, भारत की प्रकृति पढ़ लेंगे और संविधान के उद्देश्य भी पढ़ लेंगे, संविधान लागू होने की तिथि भी पढ़ लेंगे, है ना। ये इनके तत्व हैं, संविधान लागू होने की तिथि। अच्छा, ये संविधान के स्रोत नहीं, संविधान के उद्देश्य होंगे, है ना। स्रोत तो उसमें पढ़ लेना ऊपर, ठीक है। अच्छा, कल संविधान के क्या स्रोत पढ़े, कल किसी ने पूछा तो मैम कितना पढ़ाते पढ़ाते चलती हूँ, आपके पैर नहीं दुखते हैं? भाई पैर दुखते हैं ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मशीन नहीं है, मशीन भी थकती है एक टाइम पे, है ना। बट इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है यार, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, वैसे हर मुस्कुराती चीज खुश नहीं होती है, चीज नहीं इंसान होते हैं जनरली, तो इंसान ही मुस्कुराते हैं ना। तो हर मुस्कुराता इंसान खुश नहीं होता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, और हर चलती चीज के पैरों में दर्द होता है ना। तो इट्स वेरी कॉमन कि हो जाता है, और मेरे को आदत है, पता नहीं क्या है कि मैं बिना ऐसे चले ना पढ़ा नहीं पाती हूँ, मतलब कभी ट्राई भी नहीं किया ऐसे रुक के पढ़ाने का, बट आई थिंक नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं, है ना। व्हाट आई नो अबाउट माय सेल्फ कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी ऐसे विदाउट वॉक। ओके फाइन, प्रस्तावना के तत्व पढ़ रहे हैं। संविधान के अधिकार स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि तो हमने यहीं पे बात कर ली थी, संविधान लागू हुआ था, ठीक है। संविधान बेसिकली अपना लिया जाता है ना 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब होता है 26 जनवरी 1950 को, है ना। इसी को बोलते हैं संविधान दिवस। मूल संविधान हमारा यही है ना, संविधान दिवस यही है। मूल संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 वाला जो है संविधान, वो संविधान है जो कि लागू हुआ था। तो संविधान के अधिकार स्रोत पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया, संविधान के अधिकार स्रोत कौन है? भारत देश के लोग भी तो माना गया है। कैसे? हमारे देश में जो सरकार चलती है तो बोलते हैं कि कैसे सरकार है, भारत देश में जो सरकार है लोकतंत्र सरकार है। कैसे? एक डेफिनेशन बहुत छोटी सी पढ़ाई गई थी जब हम स्कूल टाइम में थे, 7th 8th क्लास में थे, तभी हमें बताया गया था, हम भारत के लोग, जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा, हम भारत के लोग, प्रस्ताव आ गई दिमाग में, है ना। जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये क्या है? हमारे देश का शासन ऐसे ही चलता है लोकतांत्रिक रूप से, जिसमें क्या है, जनता की सरकार है, जनता के लिए द्वारा है, जनता के लिए, बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता की सरकार, हाँ, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, है ऐसे। तो जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है। मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा था, मेरे को वो देखो, जो बचपन की चीजें होती है ना, जो आपने 6th 7th 8th में पढ़ी हुई थी, 9th 10th 11th 12th तक भी, इवन वो चीजें ना आपको बहुत याद रह जाती है, समझ। जैसे एक बात बताओ, जैसे आपने छोटा ABCD पढ़ी होती है, जब बचपन में पढ़ी होती है ना, वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रह जाती है ना। पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमने, क्यों? क्योंकि ये जनरली यूज होती रहती है। ABCD थोड़ी कोई भूल जाता है बड़ा होके कि मैंने तो ये तो बहुत साल पहले पढ़ा था और मैं भूल गया। अभी जैसे क्या था, मेरी मैथ्स वीक है, मेरे मैथ्स को छूटे हुए मेरे से कम 10 साल हो गए, मैथ्स नहीं पढ़ी मैंने। तो मेरे को CSET में बहुत दिक्कत होती है, UPSC के ना CSET में बड़ी दिक्कत हुई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी मेरे को CSET में, मैं तो दिमाग हिल गया था। बट क्या है, कुछ जो मेरी क्वालिटी है, इसको टचवुड मैं नहीं भूली हूँ। जैसे कि मेरे को प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918 में, आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945 में, पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1556 में, अकबर, पहला युद्ध बाबर और उसके बीच में हुआ, दूसरा कब हुआ, अकबर और उसके, अकबर बेसिकली बच्चा था उस टाइम जब दूसरा वाला पानीपत युद्ध हुआ था। तो बेसिकली उनके सेनापति थे बैरम खां, उनके साथ हुआ था, और सामने विक्रमादित्य हेमू करके कोई थे, उनके साथ में होता। तो माना ये जाता, बोला ऐसा जाता कि अकबर के साथ हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, पर वो बहुत छोटे थे और उनके एक रक्षक थे बैरम खां जी, उन्होंने सेना का नेतृत्व किया था। तो ऐसे करके हुआ था, बोलते जनरली यही है, ठीक है। तो हम टॉपिक से भटक गए हैं। अभी क्या है, संविधान के स्रोत कौन है? जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो हमारे संविधान का में अधिकार का स्रोत कौन है? बेसिकली जनता। ये शक्तियां, संविधान को ये शक्तियां किससे मिलती है? जनता से मिलती है ना, जनता से ही तो लेता है संविधान शक्तियां। क्या जनता ही तो उनको चुनती है, या जनता के लिए ही वो चीज कोई बनाई गई है? भाई वो भारत देश का जो संविधान है वो किसके लिए? भारत देश की जनता के लिए। तो ऑब्वियसली इसमें शक्तियां किससे मिल जाती हैं? भारत के लोगों से ही शक्ति मिलती है इनको। फिर भारत की प्रकृति कैसी है?
ये तो बता ही दिया भारत की प्रकृति कैसी है। इसी ये जो प्रस्तावना है ना, ये जो आपकी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना के तत्व है ना, तो ऑब्वियसली यहीं से मिल जाएंगे आपको सारी चीजें ना। प्रस्तावना के तत्व हमने प्रस्तावना पढ़ ली यहाँ पे छोटे छोटे, उसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट। अब मैं बता रही हूँ ये प्रस्तावना जो लिखी है मैंने प्रॉपर नहीं लिखी है वर्ड टू वर्ड, बट स्टिल यू कैन फाइंड एवरी आंसर, दीज 4 आंसर्स यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर। ठीक है, हाउ फर्स्ट पहला स्रोत जनता, हम भारत के लोग, इनसे मिलती है इनको। भारत की प्रकृति कैसी है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। पता चलो अभी बताती हूँ। ठीक है, ये समाज की प्रकृति कैसे, जब किसी देश के बारे में तुम्हें कुछ बताया जाता है, उसकी कुछ बातें बताई जाती हैं और आपने पढ़ा हुआ है, आपने देखा हुआ है, आप जानते हो कि ये चीज क्या होती है, तो आप समझ जाओगे ना कि इस देश का माहौल कैसा है या ये देश कैसा है। अब जैसे लोग जब हमारे देश के बारे में बोला जाएगा कि पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, तो आपको समझ आ जाएगा कि भारत देश में इसका मतलब किसी धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को मान्यता नहीं मिली है। मान्यता नहीं मिली मतलब कि लोग मानते हैं पर ऐसे लीगली संविधान उन्होंने नहीं अडॉप्ट किया हुआ है किसी धर्म को, ये मतलब है। वैसे मान्यता तो हर धर्म को मिली हुई है, सबकी रिस्पेक्ट हो रही है देश में, पर इसका पर संविधान में कानूनी तौर पे कोई देश का कोई धर्म नहीं है। ठीक, तो हमने प्रकृति पढ़ी, भारत की प्रकृति कैसी है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, जो भी मन करे वो बोल दो ना, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ये सारी क्या है? संविधान के, भारत की प्रकृति है ना हमारे देश में। तीसरा क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है? ये तो आपने पढ़ ही लिया था। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय है ना, स्वतंत्रता, समानता, यही सब चीज का है हमारे देश का, हमारे संविधान का उद्देश्य कि हर व्यक्ति समान हो, हर व्यक्ति को अधिकार हो, क्या है, हर व्यक्ति को न्याय मिले, उसका शोषण ना हो। ये सारी चीजें क्या है? ये सारे संविधान के हमारे उद्देश्य है ना, तभी तो संविधान बना था, इन्हीं चीजों के लिए तो बना था। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, संविधान हमारा लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 है ना भाई। अडॉप्ट तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था ना, और कुछ चीजें मान ली गई थी, ये पढ़ाया गया आपको कि कौन कौन से अनुच्छेद मान लिए गए थे, कौन कौन से अनुच्छेद अपना लिए गए थे। देखो रिवीजन करना ना जरूरी है। मीनवाइल मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा देती हूँ, बट स्टिल क्योंकि आपको और भी चीजें पढ़नी होती है, मेरे को सिर्फ पॉलिटी पढ़नी होती है, पढ़ाने के लिए मैं सिर्फ पॉलिटी पढ़ाती हूँ, बट अभी मैं आपको सिर्फ पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, है ना। बट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ना, चाहे मैं हूँ, मेरे को भी पढ़ने, चाहे आप हो, आपको भी पढ़ने। फिर क्या होता है, इंसान का थोड़ा भी माइंड है, बिकॉज जस्ट वी आर ह्यूमन बीइंग ना, वी आर नॉट कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में तो कभी कभी एरर आ जाता है, तो हमें तो आना ऑब्वियस है, नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, हमें लगेगा ना हमें एरर नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि गलतियां तुझ में नहीं, गलतियां मुझ पे नहीं, क्योंकि खुदा तो तू भी नहीं, खुदा तो मैं भी नहीं, है ना। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं, तो गलतियां तो ऑब्वियसली करेंगे, भूलेंगे भी हम ही लोग भूलेंगे और कौन भूलेगा। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। बट ये इतना कट टू कट लिखाती हूँ ना मैं, इतना पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर लगाती हूँ ना, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको ना क्या इतना बड़ा बड़ा लिख के मैं ऐसे बोल दूं, बुक खोल के बैठ जाऊं और आपको बोल बोल के लेक्चर लिखवा दूं। हालांकि वो लेक्चर का सारा सार आपको इसमें मिलेगा, कोई ऐसी चीज नहीं। आप पॉलिटी की बुक उठा के देख लो जाके, अगर जो आपको पढ़ाया गया है और इससे एक्स्ट्रा आपको पॉलिटी में मिल जाए। हालांकि मैं इतना लिखवाती नहीं हूँ, क्योंकि लिखवाना पर्पस नहीं है, लिखी हुआ तो सब कुछ आपकी किताबों में है, सबकी किताबों में लिखा हुआ बहुत कुछ है, उसको पढ़ने से आएगा ना, आएगा तो तब हम उसको मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन करेंगे। विदाउट रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। आप सोचो एक सब्जेक्ट आज आपने स्पेक्ट्रम खत्म कर दी यूपीएससी की, और आप जब तक आप तमिलनाडु की हिस्ट्री तक पहुंचते हो ना, आपका स्पेक्ट्रम का एक पेज भी शायद आपके माइंड में रह पाए, है ना। तो इसके लिए क्या जरूरी है? मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन। संविधान लागू होने की तिथि 24 नवंबर 1949। ठीक है, ये क्या होगा? संविधान आपका, ये प्रस्तावना के 2 टॉपिक क्लियर हुए कि संविधान की प्रस्तावना और संविधान की प्रस्तावना के तत्व। संविधान की प्रस्तावना क्या थी? एन.ए. पालकी वाला प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था। फिर 42 संविधान संशोधन में 1976 में पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी और ऐसे ये 3 शब्द बेसिकली ऐड ऑन किए गए थे। ठीक है, फिर संविधान की प्रस्तावना है कि एग्जैक्टली जैसे शब्दों में लिखा, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न और ऐसे करके, मतलब पूरा एक छोटा सा एक पेज का
आधा पेज का मान लो, तो वो पूरा जैसे लिखा हुआ आता है, जब आप निकालोगे प्रिंट तो वो पूरा एक पेज मिलेगा। वही लिखा है इंपॉर्टेंट बातें हैं ना। अब वो ये पूछ लिया प्रस्तावना के तत्व, ये चारों आपके तत्व हैं प्रस्तावना के। ओके सो अब पढ़ते हैं कि प्रस्तावना में मुख्य शब्द क्या है। ठीक है, प्रस्तावना में कौन कौन से मुख्य शब्द यूज किए गए। प्रस्तावना तो मैंने जो मुख्य शब्द लिखवाए थे वैसे तो है ना, वो सारे मुख्य शब्द ही थे प्रस्तावना के मुख्य शब्द। प्रस्तावना के मुख्य शब्द, ठीक है। तो पहला शब्द क्या है, संप्रभु, है ना। भारत देश कैसा है, संप्रभु, है ना। एक संप्रभु क्या है, जिसमें किसी और का हस्तक्षेप ना हो, है ना, किसी और का डोमिनियन ना हो, तो वो संप्रभु हो गया। भारत देश में क्या है, चाहे वो आंतरिक हो मामला या बाह्य मामला हो, किसी और को हस्तक्षेप करने की जरूरत या फिर अधिकार तो नहीं है ना। इन केस आप खुद ना चाहते हो ऐसा कि आपको किसी से हेल्प लेनी हो, आपको किसी से सलाह मशवरा लेना हो, हालांकि इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, नहीं पड़ी है, तो क्या है कि मतलब जैसे क्या, अगर आपका घर है ना, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको बड़ी चीज करनी है, किसी का शादी करना है, कोई फंक्शन करना है, कोई दिक्कत हो गई है, तो आपके हेड आपके फादर होंगे, आपके ग्रैंडफादर होंगे, अगर है ना, अगर अभी ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर होंगे, वरना फादर होंगे। तो क्या है, आपके घर वाले खुद संप्रभु है ना, आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर संप्रभु है ना आपके घर के। ऐसा तो नहीं कि बाहर के लोग आपके बाहर के लोगों से आपको जाके या वो कर पा रहे हैं, आपके घर में उन्होंने प्रॉब्लम देखी, आपके घर में कुछ बात देखी, वो आ गए कि भाई वो ऑथराइज है, ऐसा तो नहीं है ना। भारत खुद संप्रभु है, यानी कि भारत खुद अपने डिसीजन लेता है, उसे किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अधिकार भी नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो भारत खुद संप्रभु देश है। ठीक है, खुद के इसके पास ही शक्तियां हैं, इसकी ऐसा नहीं कि इसको चलाने के लिए कोई बाहरी शक्ति आएगी। ठीक है, चाहे वो मामला इसका आंतरिक हो भारत देश का या बाह्य मामला हो, फिर भी हस्तक्षेप का अधिकार किसी को भी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, समाजवादी, है ना। समाजवादी शब्द आया था संप्रभु में, आपको दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रही मैं, आई थिंक दिख जाएगा, है ना, इतना छोटा तो नहीं लिखा मैंने, है ना। तो ये क्या है, भारत देश में भारतीय समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है ना। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है ना, लोगों के द्वारा जो बना है समाज, वही समाज तो है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, लोकतांत्रिक, खुद की इच्छा से बनाया गया जो समाज है लोगों के द्वारा, है ना, लोकतांत्रिक समाजवाद। एक साम्यवादी समाजवाद होता है ना, तो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, जिसमें जनता प्रायोरिटी पे होती है, जनता द्वारा चीजें करी जाती हैं, वो साम्यवादी क्या है, साम्यवादी पर्टिकुलर एक विचारधारा है ना। ये क्या है, लोकतांत्रिक, यानी इसमें सबकी विचारधाराएं मायने रखती हैं, पूरे भारत देश की, पूरे भारतवर्ष की, है ना। पर साम्यवादी एक पर्टिकुलर विचारधारा है ना, उसी का नाम तो साम्यवादी है। तो ऐसा नहीं है हमारे देश में कि हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद भी दो प्रकार का, एक साम्यवादी एक समाजवादी। तो हमारे देश में समाजवादी विचारधारा का प्रयोग किया गया, समाजवादी है हमारे देश में, ये प्रमुख शब्द। तीसरा शब्द आपको कर दिया धर्मनिरपेक्ष, है ना। ये तो बहुत ही इजीली आप समझ गए हो क्या है इसका मतलब, मुख्य शब्द है तो हम पढ़ेंगे तो सही, चाहे कितनी बार रिपीट हो। इसका ऊपर मतलब बता दिया गया आपको कि यहाँ पे किसी भी एक धर्म को नहीं अपनाया, इनका कोई धर्म नहीं है, हमारे देश के संविधान का कोई धर्म नहीं है सिवाय न्याय और जनता के हक, उनको न्याय मिले, उनको स्वतंत्रता मिले, उनको समानता मिले, उनको जीवन का अधिकार मिले, उनको खाना मिले, उनको पानी मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको सांस्कृतिक कार्य में भागीदारी मिले, है। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी स्वतंत्र है, लेकिन पर्टिकुलर एक कोई धर्म भारत देश के लिए नहीं। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्ष हो गया, है ना। ये तो बताइए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कैसे ऐड हुआ था, 1976 वाले संशोधन जो हुआ था, 42वां लिख दो, अभी तो पढ़ा था हमने, 42वां संविधान संशोधन, है ना, 1976, तभी तो प्रस्तावना में ऐड हुआ था धर्मनिरपेक्ष, पहले तो नहीं था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हो गया, और कौन सा बचा है, अभी तो कई सारे बचे होंगे।
लोकतांत्रिक, गणतंत्र सब तो बचा है ना। चलो एक्सप्लेन करते हैं, लिख लेता हूँ। लोकतंत्र है, गणतंत्र है, और क्या क्या था, न्याय शब्द भी तो प्रयोग में आया था अभी हमने जब लिखा था प्रस्ताव ना, न्याय, ठीक है। न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सारे शब्द भी तो आए थे। स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, ये सारे शब्द थे अभी या नहीं थे जो हमने पढ़ा था प्रेमबल? लेट मी चेक दैट, आपको दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है, ओके। नहीं दिख रहा, ये न्याय है भाई, न्याय, न्याय। सो हमें तो लोकतंत्र, भारत देश में क्या है, भारत देश में लोगों की सरकार है ना, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इसी को लोकतंत्र बोला जाता है। भारत देश में यही है, सेम टू सेम, जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता में रटा हुआ है। बचपन से हमने यही पढ़ा कि हमारे देश की सरकार कैसी है, लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र कैसे, जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ठीक है। तो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है ना, जैसे कि दो ये मतलब किसी और, जैसे ये भी चलो इस प्रकार है, जैसे कि ये ना किसी और देश से समझ लिया गया था हमारे ना, तो कई देशों में कुछ अलग भी तो चीजें होती होंगी, तब हमने पढ़ा, हमने डिस्कस किया, तभी तो हम ये ले पाए। जैसे वो बोल रहे थे ना कि ये बहुत इसकी आलोचना में आई थिंक था ये कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। भाई इतने देशों के संविधान पढ़े जाएंगे, उन पे विचार विमर्श किया जाएगा, उनमें अच्छी बुरी चीजें देखी जाएंगी, तो ऑब्वियसली इट विल कंज्यूम टाइम ना। ओके, लोकतंत्र पढ़ रहे थे हम अभी ना, टॉपिक से भटक जाते हैं कभी कभी ना। अच्छा इसको अच्छा एक्सप्लेन करो। हाँ, प्रत्यक्ष हमारे देश में बता रही हूँ, हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या? मतलब हमारे हम प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं? नहीं करते ना, हम प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं अपने सांसद का करते हैं। हम वोट डालने किसके लिए जाते हैं? विकास वोट फॉर आर एमएलए और एमपीस, है ना। हम उनके लिए तो नहीं करते ना वोट, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो हम कभी चुनने नहीं गए ना, हमारे सांसद ही उनको चुनते हैं ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट वे में अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चुनते हैं, पर जनरली हमने जो सांसद पहुंचाए होते हैं उनको हमने चुना होता है ना। मैंने सांसद को चुना, हमने सांसद को चुना, हाँ, उस सांसदों ने जाके संसद में वोट किया और फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, तो हमारे चुने हुए लोगों ने तो उनको बनाया, तो है तो हम जनता की सरकार ही ना, बस अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत है। तो हमारे यहाँ कैसी अगर चुनाव प्रणाली पूछी जाए तो हमारे यहाँ कैसी चुनाव प्रणाली है? अप्रत्यक्ष है ना, ये तो होगा। जैसे कि स्विट्जरलैंड वगैरह में है, वहां पे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही चलता है, और मतलब प्रत्यक्ष चुनाव में जैसे राष्ट्रपति या फिर उनको तुम चुन लो भैया जाके, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी होते हैं तुम्हारे देश में, उनको तुम खुद ही जाके चुन लो। और हमारे देश में क्या होता है, जिनको हम चुनते हैं वो जाके आगे चुनते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष है ना। संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था है ना हमारे, तो संसद में हम लोगों को चुन के भेजते हैं, हम संसद वाले आगे जाके उनको चुन लेते हैं। नेक्स्ट है क्या, गणतंत्र है। गणतंत्र किस लिए, इसमें भी ऑप्शंस थे, या तो आपका देश ऐसा होगा, या तो राजशाही गणतंत्र होगा, या तो गणतंत्र होगा, है ना, गणतंत्र, ठीक है। यहाँ क्या होता है, या तो किसी राजा का शासन होगा, या तो किसी रानी का शासन होगा। अब आपको बहुत जल्दी से याद आ गया होगा, फटाफट से एग्जांपल दे दो कि वो राजशाही, ये शासन कहाँ पे है, कौन सा देश है जहाँ पे राजशाही शासन चलता है ना। आपको समझ आ गया होगा, तुरंत से नाम आ गया होगा आपके दिमाग में, जो सब ये है आपका, ये राजा रानी वाला जहाँ खेल चलता है, कहाँ चलता है, कौन है वो जो हमारा क्राउन वगैरह लगाती है? भाई ब्रिटेन ही तो है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। और गणतंत्र कहाँ पे है? गणतंत्र तो आपके अमेरिका में है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इंसान या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करता है। चाहे प्रत्यक्ष से, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष है, मान लो अमेरिका में प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, है तो गणतंत्र, वहां पे चुनाव ऐसे ही होता है कुछ, और उनका कुछ टाइम पीरियड होता है। अब देखो राजशाही शासन में क्या होगा कि जब तक या तो बंदा मरेगा नहीं, चाहे किसी जालसाजी के तहत मर जाए या किसी एक्सीडेंटल के तहत मर जाए, तो उनका उत्तराधिकारी चलता रहेगा, है ना।
कि अब भाई ये थे राजा, अब इनका बेटा बनेगा राजा, अब इनकी बेटी बनेगी रानी, या ये तो ऐसी ये वाली भी चलती है ना राजशाही में, तो ऐसी वाली भी चलती है ना कि इनका बेटा बेटा बेटा, ये वाली चल जाती है। पर जो गणतंत्र होगा उसमें थोड़ी ना, उसमें तो चुनाव करना ही करना पड़ेगा ऑब्वियस, चाहे प्रत्यक्ष करो चाहे अप्रत्यक्ष करो। जैसे कि अमेरिका में भी, अमेरिका हमारे देश में लिया गया गणतंत्र, हमारे देश में गणतंत्र है, अमेरिका में गणतंत्र है, और ब्रिटेन में क्या है, राजशाही है ब्रिटेन में। अब एक और शासन होता है तानाशाही, सैनिक शासन। पाकिस्तान है, सैनिक शासन था वहां पे, परवेज मुशर्रफ है, परवेज मुशर्रफ, पता नहीं नाम गलत ना हो जाए ना किसी के, परवेज मुशर्रफ, ठीक है, मुशर्रफ या मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, ठीक है। वो क्या थे, वो सेना में सेनापति थे ना, उन्होंने क्या किया, वार किया, सेना के सेनापति थे, उन्होंने वार किया, जो थे उनको हटाया और खुद बन गए। यहाँ इसको, इस वाले शासन को क्या कहते हैं, सैनिक शासन। तानाशाही शासन, जिसमें सामने वाला जो राज कर रहा हो वो अपना अपना चलाए, है ना, भाई तुम्हें यहाँ नहीं खड़ा होना, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहने, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना, तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना, तुम्हें इस धर्म को नहीं अपनाना, तुम्हें इसी धर्म को अपनाना, ये सारे क्या तानाशाही है। बोलते हैं भाई क्या तानाशाही है, मतलब जब सामने वाला सिर्फ अपने अपने चलाए, ठीक है, जैसा वो चाहे वैसा ही हमसे कराए, हमसे पूछा नहीं जाए, हमारे लिए सोचा ना जाए, जो तुमने बोल दिया वही करे, तो तानाशाही हो गई। सैनिक शासन, तानाशाही शासन, राजशाही शासन, लोकतांत्रिक शासन, है ना, डिफरेंट शासन। न्याय शब्द का भी प्रयोग है, न्यायपालिका है, एक सर्वोच्च न्यायपालिका है हमारे यहाँ की, सर्वोच्च न्यायपालिका है ना। पहले तो आप एक बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है ना, फौजदारी कानून है हमारे यहाँ, दीवानी कानून है ना, जो कुछ जो सिविल केसेस होते हैं वो किस कोर्ट के अंतर्गत जाते हैं ना, फौजदारी और दीवानी, जो क्राइम वाले हैं वो किस वाले कोर्ट में जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग दीवानी और फौजदारी होते हैं। अब यहाँ पे क्या एकीकृत न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है हमारे, चाहे भारत देश के कहीं का भी कोई केस हो, ठीक है। आप सपोज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कन्नैलगंज गांव का हो, या फिर आप सोच लो बलिया जिला के चकिया गांव का हो, या फिर आंध्र प्रदेश के किसी मेरे को गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर गढ़वाल का हो, कहीं का भी हो सकता है, देहरादून का हो, जम्मू एंड कश्मीर का हो, पूरे अब तो जम्मू कश्मीर का भी, जहां भी संसार मतलब पूरे देश में, संसार में नहीं पूरे देश में, हमारे भारत देश में जिस भी कोने का कोई बात होगी, कोने में मतलब कोई बात हुई होगी, कोने में मतलब चाहे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत जो इतना बड़ा है, वहां पे कोई भी दिक्कत हुई होगी, कोई भी परेशानी होगी, तो बंदा का सर्वोच्च न्यायालय उसने अपने कोर्ट में किया, वो हार गया, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि भाई मुझे इंसाफ नहीं मिला, वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाने के बाद दिल्ली कोर्ट भी हाई कोर्ट में, दिल्ली में ही हाई कोर्ट है, ठीक है, हमारे ऑफिस के बगल में ही आसपास, वहां जाएगा, वहां से भी अगर वो हार जाता है तो आगे वो सर्वोच्च न्यायपालिका में जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का पूरे भारत देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, वहां जाएगा। तो भारत देश में क्या न्याय की प्रक्रिया है, न्याय इंपॉर्टेंट माना गया ना, तभी तो है कि अगर आप यहाँ सेटिस्फाइड हो तो आप अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट से जा सकते हो, वरना अगर न्याय को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी तो भाई वो बोल देता ना, जो फैसला हो गया कोर्ट ने तो सुना है, जज ने तो सुना, उसको मानना बैठ के चुपचाप ऐसे बोल दिया जाता। और वो क्या कह रहा है कि ठीक है भाई, न्याय पाना एक इंपॉर्टेंट अधिकार बताया गया, एक महत्वपूर्ण अधिकार बताया गया, इसलिए प्रस्तावना में रखा गया है बाकायदा, जिन शब्दों को आपको प्रस्तावना में रखा है समझ लो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और उन्हीं भारत देश में वही लागू हो रहा है, वही संविधान में आ रहा है, आगे चल के एलिबरेट होकर थोड़ा सा संविधान में है। ऑब्वियस है, स्वतंत्रताएं मिली नहीं हमको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, चाहे वो लिख के अभिव्यक्त करो, चाहे बोल के अभिव्यक्त करो, प्रचार प्रसार की, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता है। आप तो देखो कितनी स्वतंत्र है आ गई है, आपको राइट टू एजुकेशन मिल गया है, ये आपके अधिकार है ना, पढ़ने की स्वतंत्रता है, चाहे कोई भी हो पढ़ेगा, 14 साल तक के बच्चे को आप काम नहीं करा सकते हो, उनको पढ़ना कंपलसरी है, नेसेसरी एजुकेशन एक्ट आ गए हैं, अब तो कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आ गए हैं, 18 साल तक हैंडीकैप है कोई, उनके लिए एज बढ़ा दी गई है कि अब तो 18 साल 21 साल तक उनको पढ़ाओ, कंपलसरी फ्री एजुकेशन दो। तो ये सारी अधिकार है, ये सारी स्वतंत्रताएं हैं कि अब कोई भी पढ़ सकता है, कुछ जाति पाति नहीं देखी जाएगी कि तुम भाई ये हो, तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते हो, तुम ये हो, तुम यहाँ से खाना नहीं खा सकते हो, तुम ये हो, तुम इस स्कूल में एडमिशन नहीं लगते हो, तुम ये हो, तुम इस मंदिर में नहीं आ सकते हो। तो क्या है, स्वतंत्रता है ना, आप कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हो पूरे देश में, ठीक है, इवन भारत देश से बाहर भी जाते हैं लोग, उसके लिए भी स्वतंत्र हैं, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है उसके लिए बस।
आप किसी भी शहर में बसने के लिए स्वतंत्र हो। आप अगर, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पंजाब, हरियाणा, जहाँ मन करे, अगर मेरे बस की है कि मैं वहाँ पे जमीन ले सकती हूँ, किराए पे घर ले सकती हूँ, तो मैं वहाँ जाके रह सकती हूँ, स्वतंत्र हूँ, है ना। मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये सारी चीजें क्या है, स्वतंत्रता है ना। अब देखो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, कितनी सारी चीजें मिल रही है, हमें स्वतंत्र ही तो बना रही है कि हम चीजों को जान सकें, है ना, अच्छे से ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सके। ये स्वतंत्रता हो गया, न्याय हो गया, बंधुता यानी कि एकता, है ना। बंधुता मतलब एकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, सबसे बड़ी बात है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, एक कॉमन सा स्लोगन टाइप का है, ये सबको रटा हुआ है और यही सच है भारत देश में, है ना। विविधता में एकता, ऐसा बोल सकते हो। और बंधुता, सब में एकता तो है ना, ऐसा तो है नहीं। अगर जब भी कोई देश में कोई बात आती है तो क्या सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग बातें बोलेंगे? अगर कोई देश की बात आएगी, कोई देश में प्रॉब्लम आएगी तो क्या हिंदू बोलेगा नहीं तुम क्या कहते हैं भारत देश को मत मारो, तो क्या मुसलमान बोलेगा कि भारत देश को मारो? कोई नहीं बोलेगा, सब अपने भारत देश की रक्षा करेंगे। यही तो बंधुता है, यही तो एकता है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये बहुत बड़ी बात और बहुत सच्ची बात है, ठीक है। आगे राजनीतिक लेवल पे ना जाए तो ये बहुत अच्छी बात है और वाकई में होते हैं लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सच में भाई भाई। जो कॉमन लोग हैं, हम जैसे लोग, उन्हें इन वाहियात बातों से कोई लेना देना नहीं है। सब लोग अपना काम करते हैं, रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, ठीक है। बंधुता हो गया। समानता बहुत कॉमन है कि समानता क्या है भाई, आपको अधिकार मिले हुए हैं, है ना। विधि के समक्ष समानता है, आपको धर्म जाति की समानता है, वही अस्पृश्यता का अनुच्छेदों को खत्म करके क्या किया गया, अस्पृश्यता को खत्म किया गया ना। अस्पृश्यता जब खत्म हुई है, किस लिए खत्म की गई है? समानता को बढ़ाने के लिए खत्म की गई है ना। जो आपके अधिकार आए, रिजर्वेशन वगैरह आए, ये किस लिए आए कि जो लोग नीचे रह गए हैं, जिनको किसी भी कारण से अछूत मानकर या उनको मतलब जो भी अल्पसंख्यक लोग थे, जो रह गए पिछड़ा वर्ग बोल के, पिछड़ी जाति बोल के, जिनको पीछे छोड़ दिया गया, पीछे रहने देने आने का मौका नहीं दिया गया, उन लोगों के लिए क्या अस्पृश्यता थी ना। पहले क्या था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको छूने नहीं दिया जाता था, कोई ना मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता था, ना कौन से पानी पीने, जो हमने सुना ही है, हमने देखा थोड़ी है ये सब चीजें, लेकिन जो हमने पढ़ने को मिला, जो देखने को मिला, उसके हिसाब से बता रही। देखा नहीं है, देखा शायद आप लोगों ने भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें होती थी, अस्पृश्यता होती थी, इनको छुआ नहीं जाता था, हम लोगों को इतना नीच माना जाता था, उनको हीन भावना से देखा जाता था, उनको छूना अलाउड नहीं था कि वो तुम्हें छू लेगी तो तुम नहा के आओगे, है ना, उस रास्ते से गुजरोगे नहीं। ये सारी चीजें होती थी, तो इनको समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता को खत्म किया गया। पहले सबसे इसमें गांधी जी ने ही बोल दिया था। कुछ लोग थे जिनको मतलब कुछ जाति के लोग थे जिनको छूना और ये सब करने, तो उन्होंने कुछ बोलते थे उनको हरिजन का नाम दे दिया था कि ये स्वयं साक्षात विष्णु जी के जन है ना। तो इसकी शुरुआत तो समानता की शुरुआत तो बहुत समय से हो रही है, पर कानून बनने, जो कानून में कोई चीज आ जाती है फिर इसको रोका नहीं जा सकता है। तो कानून में समानता आ गई है तो अब सारे देश में समानता होनी ही होनी है। तो हमारे विधि के समक्ष समानता है, यानी कि कानून के समक्ष समानता है। ये कानून में ऐसा तो नहीं बोला जाता हमारे देश में कि भाई तुम इस जात के आओ, तुम पहले आ जाओ जी, अच्छा तुम इस जात के हो, तुम्हारा केस चल रहा है, तुमने मर्डर किया, अच्छा जो तुम तो इस जात के हो तो तुम्हें माफ किया जाता है। ऐसा तो कभी बोलते हुए नहीं देखा ना। कानून में तो हर बंदा समान है। कानून ने क्या बोल दिया, कानून अंधा है। किस लिए अंधा है कि कानून को कुछ ना दिखे भाई कि कौन किस जात का है, कौन किस हाई फाई लेवल का है, कौन राजनीतिक है, कौन बहुत पैसे वाला है, कौन बहुत बिजनेसमैन है और कौन बहुत गरीब है, कौन किस जात का है। वो अंधा है, उसे सिर्फ सबूत दिखता है, ठीक है। कानून अंधा है, इसीलिए इसने आपको पेपर टेस्ट इसलिए बांधी गई है ताकि वो बिना कुछ देखे सिर्फ सबूतों को, यानी कि जो सच्चाई है, सबूत सच्चाई को जो सबूत माना, जो कुछ आपको हाथों में कोई प्रूफ दे दिया गया आप उसी को सच मानोगे ना। तो सबूत के मतलब ये मतलब कि सबूत तो नेगेटिव भी होते हैं। अब सबूत है उसको तो सच माना जाता है ना, जो दिख रहा है वही तो सच माना जाएगा। उसको दिख का मतलब नहीं है मनगढ़ंत कुछ भी बता दोगे। तो वहां पे जो जज होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनको भी समझ आती है, पर उनको जो दिखेगा, जो समझ आएगा वही मानेंगे। आपके कहने से, आपके जात पात से, आपके फाइनेंशियल स्टेटस से, आपकी पोजीशन से वो कभी कोई न्याय या अन्याय नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है न्याय की विधि के समक्ष समानता, यानी कि न्याय के लिए समानता, कानून के समक्ष समानता, है ना। और क्या क्या उपाधियों का अंत हो गया, बहुत सारी उपाधियों का अंत हुआ था ना। जैसे कोई अपने नाम के आगे ये लगाता था, मेरे को एग्जाम्पल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर बहुत सारी उपाधियों का अंत हुआ है। याद आएगा, एकदम से रैंडम याद नहीं आ रहा है एग्जाम्पल, मैं बताती।
उनका अंत हो गया है। अब क्या है, कोई भी उपाधि, जैसे उपाधि डॉक्टर की उपाधि लगा सकता है इंसान कि मैं डॉक्टर हूँ। अब क्या उपाधियां, जैसे कोई भारत दूसरे एक उपाधि से एक बात याद आई कि जैसे कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, वो हमारे देश को अगर कोई उपाधि देना चाहे, हमारे देश के ये भी मैंने न्यूज में कुछ दिन पहले, मतलब काफी टाइम हो गया पढ़ा था कि हमारे देश के किसी व्यक्ति को किसी ने उपाधि देने की बात कही थी, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि हमारे सरकार में अलाउड नहीं है ये बात। ठीक है, उपाधियों का अंत हो चुका है, उपाधियां लेना अलाउड नहीं है। इसके लिए भी एक पर्टिकुलर परमिशन चाहिए होती है। अगर ऐसा हुआ भी है कि किसी ने कोई उपाधि दे रखी है हमारे देश में किसी कंट्री से, इसमें भी किसी दिन डिस्कशन करेंगे क्योंकि याद आ गया मुझे ये टॉपिक, धुंधला सा याद आ रहा है, क्लियरली नहीं है, बट ये सब ये ऐसा कुछ है। तो उपाधियों का अंत हुआ बेसिकली कि आप ना अपने नाम के आगे ऐसी कुछ उपाधियां, मतलब ये होता है ना कि कुछ बड़ा सा लगा नहीं, जैसे मान लो कि क्या बोलूं, एग्जैक्टली शब्द याद नहीं आ रहा है, बाद में इस वाले पे डिस्कशन करेंगे कि उपाधियों का मतलब क्या है। जैसे डॉक्टर, ये एक उपाधि है पर इसको लगाया जा सकता है। प्रोफेसर है, ये एक उपाधि है पर इसको लगाया जा सकता है। तो मतलब वो कुछ जो नेगेटिविटी फैलाती होंगी ना जो उपाधियां, बस वही नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, उन्हीं उपाधियों का अंत हुआ है। देखिए अभी हम पहुंचे आज 4th चैप्टर पे, है ना, संविधान की प्रस्तावना। हमारे पास टोटल चैप्टर है 80 इंडियन पॉलिटी में। 31st को हमने क्लास स्टार्ट करी है। आज 3rd नवंबर है क्या? अगर 4th क्लास पे है तो आज 3rd नवंबर होनी चाहिए। ओके, अच्छा पार्ट्स में डल रही है ना, क्योंकि किसी दिन ऐसे भी हो रहा है ना कि कोई चैप्टर, मतलब कोई चैप्टर 2 क्लासेस में जा रहा है। अच्छा ठीक है भाई, तो ओके, तो 80 चैप्टर है। मेरी जो कोशिश है कि एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो। ठीक है, अभी प्रस्तावना के जो संविधान की प्रस्तावना जो है, इसके तीन टॉपिक बचे हैं, बहुत ही छोटे छोटे 3 टॉपिक बचे हैं। एक तो हम प्रस्तावना का महत्व पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे प्रस्तावना में क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं है, इस पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और तीसरा क्या है, संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। ठीक है, ये 3 टॉपिक थे, प्रस्तावना का महत्व पढ़ेंगे। तो कोशिश ये है कि एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि 3 महीने में आपकी इंडियन पॉलिटी, देखो अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना बैठ के अब बुक, तो आप दिन का पढ़ने वाले 20-30 पेज पढ़ लेंगे, है ना। मैंने इंडियन पॉलिटी बहुत जल्दी खत्म कर ली थी क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत फ्री थी, थोड़े से घर पे काम होते थे, थोड़े से क्या मतलब जनरली होते हैं, और उसके बाद मेरे पास पूरा टाइम होता था, तो मैंने इंडियन पॉलिटी बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ ली थी। बट क्योंकि आपको ना बहुत सारा सिलेबस के साथ पढ़ना है, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आपको एक चैप्टर एक दिन में कराऊँ। 3 महीने इनफ है, 3 महीने में आप इतना लेकिन एबल हो जाओगे ना कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाल दो। ठीक है, एक दिन का एक चैप्टर इसलिए ताकि वो आपको याद हो जाए। पढ़ाने को तो 4 चैप्टर साथ में पढ़ लेंगे, पढ़ने को तो पूरी बुक खत्म कर देता है इंसान एक हफ्ते में, है। बट क्या है, वो सारी चीजें अपने माइंड में थोड़ी रह जाती है, पर ऐसे जो पढ़ाई गई 4 बार यही रिवीजन हो जाती है। इससे होपफुली कि आपको याद रह जाए, अच्छा सा रिजल्ट ला पाओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, है ना। तो प्रस्तावना का महत्व पढ़ लेते हैं पहले तो हम। ठीक है, फटाफट से 3 टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। हम प्रस्तावना का महत्व पढ़ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि तीनों टॉपिक ना एक साथ ही बोल पाए। प्रस्तावना का महत्व, देखो ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता चल गई कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान की भूमिका है, हमारे संविधान का आधार है, हमारे संविधान का परिचय है, हमारे संविधान का सार है। ये हम कह रहे हैं, हमारे कहने से कौन मानेगा भाई, ये तो हमने पढ़ा है इसलिए हम कह रहे हैं, तो हम मान रहे हैं। अगर ये बात हम बोलते, कोई तुम जाके बोल दो, कोई भी बोल दे, तो थोड़ी कोई मान लेगा। हमने कैसे मान लिया, हम उसको कैसे मानते आ रहे हैं। जैसे अब हम कोई चीज है, अपने धर्मों से रिलेटेड कोई चीज होती है, हमने क्या रामायण में पढ़ी, तुमने कुरान में पढ़ी, तुमने ग्रंथों में पढ़ी, है ना, ऐसे करके पढ़ी, तो इसलिए तुम उन चीजों को मानते हो। क्योंकि किसी बड़े लोग ने, जैसे ऐसी बात है ना, छोटे हम जैसे लोग, कॉमन लोगों की आवाज जल्दी से सुनी नहीं जाती, नहीं मानी जाती है। जो कोई बोलता है ना कि सेकंड में तो भी कोई याद नहीं रखता, फर्स्ट रैंक को याद किया, टीना लाभी को सब याद करते हैं, सेकंड रैंक उस रैंक किसकी आएगी अभी नहीं याद है शायद, है ना। तो जिन लोगों ने प्रस्तावना का महत्व है
जिन लोगों ने ये बोला था हम वही पढ़ते हैं कि भाई प्रस्तावना संविधान की भूमिका, संविधान का सार है ना, संविधान का परिचय है, इसलिए संविधान प्रस्तावना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंसान ने कही थी जो बहुत अंग्रेज राजनीतिक थे, राजनीतिक शास्त्री थे, ठीक है, अंग्रेज थे वो, भारत देश के नहीं थे, अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री थे। ये ज्यादा नहीं लिखूंगी, छोटे छोटे लिखवा रही हूँ, ठीक है। उनका नाम क्या था? सर अर्नेस्ट बार्कर, सर अर्नेस्ट बार्कर। हमने तो अंग्रेजों के इतना नाम पढ़ लिया ना, पूछो मत। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था संविधान बनाने वालों को, जिन्होंने, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने संविधान बनाया था, उनको क्या बोला था? बुद्धिजीवी बोला था संविधान बनाने वाले को, ठीक है, संविधान बनाने वालों को बुद्धिजीवी कहा था। ये क्यों याद है भाई? ये रहे होंगे, राजनीतिक थे, सुप्रसिद्ध राजनीतिक थे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके डायलॉग्स को हमारी उसमें लिखा गया, जो उन्होंने बोला था तारीफ में, वो लिखा हुआ है, आज भी हमारे किताब में लिखा है, बुद्धिजीवी कहा था, ठीक है। उन्होंने सम्मान दिया था ये बात कहकर, ठीक है। वह प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहते हैं। इन्होंने क्या बोला? संविधान को इन्होंने कुंजी नोट बोला। कुंजी नोट में आंसर होते हैं ना सारे, कुंजी नोट बोला। कुंजी वही होते हैं ना, बचपन में मैंने देखा था, जो हमारे बड़ी क्लास हुआ करती थी ना, अब तो शायद कुंजी नहीं चलती होंगी, क्योंकि मैं जब से मैंने जब से 9, 10, 11, 12 किया, मैंने कहा कुंजी नहीं देखी, तो शायद तब बंद हो गई होंगी कुंजी, या मतलब जो भी होता है। जब मैं 6th क्लास में थी तो मैंने देखा था कि जो वहाँ पे 7th 8th के बच्चे थे ना, कोएड स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने बच्चों को देखा था जो बड़ी क्लास के थे। हम तो बहुत इनोसेंट हुआ करते थे, 6th क्लास में थे, वहाँ पे 6 to 8 तीन ही क्लास ऐसे पार्टीशन में थी खाली। बेसिकली मान लो तो स्कूल 6 to 8 था, गवर्नमेंट स्कूल था, तो हम सबसे छोटी क्लास में आते थे, इनोसेंट हुआ करते थे, तो एकदम से नया एडमिशन लेता, फ्रेश एडमिशन, 5th क्लास कहीं और से पढ़ के आए थे, तो फिर 6th में एडमिशन, तो बहुत फ्रेशर थे। तो हमारी क्लास में मैं शायद चलाती हूँ, जो इंटेलिजेंट लोग हैं कुंजी पता नहीं चला, पर बस वही एक साल था जब मैंने कुंजी देखी कि 7th और 8th के बच्चे चलाते थे कुंजी। उसके बाद कुंजी नहीं देखी यार, पता नहीं होती है नहीं होती है। तुमने देखी है? चलाते भी होगे तुम तो चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इतना अच्छे से कुंजी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिंदगी में तुम्हें कभी भी, कम से कम क्वालिटी में तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। उन्होंने क्या बोल दिया? कुंजी नोट वाला, कुंजी नोट कहते थे, उन्होंने कह दिया। फिर संविधान का एक भाग के रूप में प्रस्तावना, ये पढ़ते हैं जो प्रस्ताव, एक क्वेश्चन मान लो कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। क्या संविधान का भाग है? ये क्वेश्चन की तरह मान लो, ठीक है। ये टॉपिक ये तुम्हारा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये सवाल है अपने आप में, क्या प्रस्तावना संविधान, इसी पे हमें पढ़ाई करनी है। तो इसमें ये था, कुछ किसी ने बोला, कुछ ऐसे बातें हुई जो कोर्ट तक पहुंची। तो मान लो एक केस है, जैसे आपने पढ़ा होगा केशवानंद हो गया, केशवानंद बड़ा फेमस है, ठीक है, केशवानंद भारती केस है ना। तो क्या था, मतलब वो जब केस पहुंचा कोर्ट तक, तो उन्होंने इसी बात पे था, प्रस्तावना में कुछ बात है, तो क्या वो तो उन्होंने बोला होगा कि इसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो संविधान कोर्ट ने जो बोला होगा कि हाँ ये संविधान के भाग है, इसके अनुसार काम होना चाहिए। तो कई बार ऐसा हुआ कि किसी कोर्ट ने बोला था कि ये संविधान, किसी केस में कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो किसी ने बोला था नहीं है। इसी बात पे ये सवाल आ गया कि है या नहीं है, वरना क्लियरली हमें पता होता है कि है या नहीं है। अब बढ़ते हैं। पहला जो इसमें से केस आया था ना, वो आया था बेरुवाड़ी संघ मामले का। पहला केस जो था ना बेरुवाड़ी, देखो ये मामले अगर आपको पढ़ने हो, बेरुवाड़ी संघ मामला, तो ये एनसीईआरटी में भी है शायद, बेरुवाड़ी संघ मामला, ठीक है। ये कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? 1960 में, बहुत फेमस था ये। अगर ये पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी करो, या तो किसी और दिन पढ़ाएंगे, अभी ये चैप्टर खत्म कराना ज्यादा जरूरी है। जो आपका इंडियन पॉलिटी है ना, कि आपका एक क्वेश्चन इधर उधर रहना चाहिए। उसके बाद अलग से अगर कोई भी आपको, जैसे अभी इस पे आपको नहीं पता हो, बेरुवाड़ी या केशवानंद भारती मामला नहीं पता है, तो इन टॉपिक्स को लिख के रखो, मुझे रिमाइंड कराना जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी,
80 चैप्टर ओवर हो जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें हम मूव करा देंगे। जितने भी टॉपिक्स आपको लग रहा हो कि ये नहीं पता है इसके बारे में, तो आप लिख के रखना, सब अपने अपने अलग अलग लिख के रखना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 10 15 20 जितने भी हो, इतने डाउट्स हो ही नहीं सकते, बट स्टिल अगर है तो लिख के रखना। जैसे ये मामला अगर आप जिनमें से किसी को नहीं आता हो तो उनके लिए लिख के रखना, किसी दिन इस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी, अच्छे से उसको बता दिया जाएगा कहने का मतलब, ठीक है। ठीक है, बेरुवाड़ी संघ मामला हुआ था जो कि 1960 में होता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोला था उच्चतम न्यायालय ने? उच्चतम न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग, छोटा छोटा लिख रहे हो ताकि तीनों टॉपिक आ जाए, भाग नहीं है, ठीक है। लेट मी चेक विजिबल है या नहीं है, ठीक है, हो जाएगा इतना तो जूम कर लेंगे, जूम भी तो होती है वीडियो, यूट्यूब वालों को अगर दिक्कत हुई, ठीक है। अब एक और मामला हुआ था जो कि 1973 में होता, जिसे केशवानंद भारती मामला कहा जाता है। ये याद रहना कि कौन से में प्रस्तावना को भाग नहीं माना गया और कौन से में, तो ऐसा सीक्वेंस वाइज कर लेना। 1960 में जो बेरुवाड़ी वाला उसे नहीं माना गया, उसके बाद 1930 जो इसमें हुआ केशवानंद भारती वाले में, इसमें मान लिया गया था, ठीक है। केशवानंद भारती वाले में पहले नहीं, फिर हाँ केशवानंद भारती, ठीक है। ये कब हुआ था? 1970 में ना, या 1973 में? 1973 में होता ना, 13 साल बाद होता है। इसमें क्या बोला गया था? इसमें ना उसने बोला था कि उच्चतम न्यायालय ने कि ये प्रस्तावना का भाग है, उच्चतम न्यायालय said कि ये है, भाग है, ठीक है। उन्होंने इसके लिए वो भी दिया थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्यों है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि मैं ये संविधान का भाग है। किसने? केशवानंद भारती वाले उच्चतम न्यायालय जो जज रहे होंगे, उन्होंने कहा था, इसके कुछ दिए थे, लिखना है क्या कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। प्रस्तावना क्या है? विधायिका की शक्ति का स्रोत है क्या? नहीं ना, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या, ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है, ठीक है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 टॉपिक्स हैं वैसे तो, ये क्या क्या बातें हुई हैं, लाओ लिखिए, दो ना, कल को तुम भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। गैर न्यायिक है, गैर न्यायिक है मतलब इनके मामलों को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। और पहले क्या है ये कि विधायिका की शक्ति का स्रोत ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। विधायिका की शक्ति का स्रोत तो नहीं है ना, ये है क्या? ये नहीं है ना विधायिका की शक्ति का स्रोत, नहीं। क्या विधायिका पर प्रतिबंध लगा सकती है प्रस्तावना? आप ऐसे लिखो, आप अगर ऐसे समझना है ना कि विधायिका की शक्ति क्रॉस, इसका क्या मतलब है ना, हो सकता है आपको पढ़ते हो तो आप लिखो ना कि विधायिका की शक्ति, आप पूरा पूरा लिखो, मेरा तो बोर्ड भर जाएगा लेकिन आपकी कॉपी थोड़ी भर जाएगी, 6x4 का बोर्ड है, आपको अच्छे से कन्वीनियंट रहे इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ता है। लिखने को तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे करके, यहाँ पे, ठीक है, पर वो सीक्वेंस नहीं बनता ना कि आपने टॉपिक बीच में से, मेरे को आदत है बीच में ब्लैक बोर्ड से लिखते हो, बीच में लिखते लिखते फिर वो इधर की साइड नहीं जाता, इधर की साइड नहीं जा पाता। यहाँ से स्टार्ट किया करूंगी अच्छा ना, तो ऐसे करके लिखा करेंगे। चलिए ठीक है, विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, आप लोग ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है। विधायिका पर प्रतिबंध लगा सकती नहीं है, ठीक है। ये गैर न्यायिक है, ठीक है। अब गैर न्यायिक है, इससे तो चलो एक बार को आप समझ भी जाओगे कि गैर न्यायिक है, ठीक है। अब प्रस्तावना में संशोधन की संभावना पढ़ देते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन के प्रश्न है, यहाँ से लिखते हैं। चलो हम क्वेश्चन करके लिखते हैं, क्या प्रस्तावना, मान लो आपसे पूछा मैंने, क्या प्रस्तावना में संशोधन, बताओ। ये तो एकदम जीके का क्वेश्चन है, सबको पता होगा। क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है? कंफ्यूजन तो अगर संविधान का भाग होता तब तो कंफ्यूजन तब तो संभव होता, जब संविधान का भाग ही नहीं है तो कैसे संशोधन कर दोगे भाई, संविधान में तो संशोधन हो रहा है, कैसे
तो क्या प्रस्तावना में भी संशोधन संभव है? संविधान में नहीं, अब प्रस्तावना की बात हो गई कि क्या प्रस्तावना में संविधान, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यही क्वेश्चन एक टॉपिक बन गया। अभी तक बात क्या होगी, इसमें पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी कब किया गया था? 1973 के केशवानंद भारती केस में किया गया था। ये बिल्कुल सबसे पहली बार ये सवाल कब किया गया था? 1973 केशवानंद भारती केस में। ठीक है, सबसे पहली बार ये 1973 केशवानंद भारती केस में सवाल किया गया था कि क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है या नहीं। ठीक है, तो सामने आया था कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है ना, आंसर में यही मिला कि संशोधन नहीं किया जाता क्योंकि संविधान का भाग ही नहीं है। हमने यही तो पढ़ा भी, मैंने अभी ये तो बताया कि जब भाई संविधान का ये भाग ही नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, संशोधन इसलिए संभव नहीं है, संभव नहीं है। समझ रहे हो ना किसकी बात हो रही है? प्रस्तावना की बात हो रही है। ये लिख देती हूँ मैं यहाँ, कल को तुम कंफ्यूज हो जाओ। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन वाली बात पहले बार केशवानंद भारती उसमें आया था कि क्या संविधान का भाग नहीं है, ये पहली बार तभी ये बात हुई थी, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, प्रस्तावना में संशोधन संभव नहीं है क्योंकि संविधान का भाग नहीं है इसलिए। ठीक है, अब देखो इसमें और आगे क्या डिस्कशन हुआ था। याचिकाकर्ता ने क्या कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसने अब ये जो केशवानंद जी हैं ये क्या कह रहे हैं कि जो अनुच्छेद 368 में चीजें हैं ना, केशवानंद जी कह रहे हैं अनुच्छेद 368 में, ठीक है, ये अनुच्छेद की बात हो रही है, अनुच्छेद 368 में संविधान के मूल में, ठीक है, संविधान के मूल में जो विशेषताएं हैं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, प्रस्तावना में उल्लिखित, छोटा छोटा, प्रस्तावना में उल्लेखित लिख दो या उल्लेखित ही कर देते हो ना, तब तो नहीं होगी। उल्लेखित मतलब जो वहां पे बताए गए हों, जो वहां पे लिखे गए हों, जिनके बारे में वहां पे बात की गई हो, वही, ठीक है, को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उल्लेखित हो, को ध्वस्त करने वाला संशोधन, मतलब जो हमारे अनुच्छेद 368 में बातें की गई हैं, ठीक है, अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, ये तो इसने बोला, केशवानंद भारती केस में यही बोला गया था, जो बात बोली गई कि भाई 368 में संविधान के मूल में जो विशेषताएं दी गई हैं, जो बातें दी गई हैं, उनको ध्वस्त करने वाला कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। जबकि इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या बोल दिया था कि ये संविधान का भाग है। इस केस में तो बोला था, वो जो बेरुवाड़ी वाला केस था उसमें तो क्या बोल दिया था कोर्ट ने कि ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, और जब संविधान का भाग नहीं तो ऑब्वियस बात है कि इसमें संशोधन संभव नहीं होगा जो संविधान का। लेकिन इसमें केशवानंद भारती वाले केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला कि ये संविधान का भाग है, और केशवानंद जी बताना चाह रहे हैं कि भाई नहीं है, क्योंकि विधायिका की शक्ति, विधायिका पर प्रतिबंध कुछ तो इससे हो नहीं रहा है, ना इससे विधायिका पर प्रतिबंध लग रहा है, ना ही विधायिका को इससे शक्तियां मिल रही है। ऊपर से ये तो गैर न्यायिक भी है, इसमें अगर कोई चीज हो जाती है तो ये तो प्रस्तावना के तहत जो चीजें आती हैं वो न्यायालय भी नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो ये नहीं है, यानी कि ये संविधान का भाग नहीं है। पर उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या जजमेंट दिया कि ये संविधान का भाग है। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ है हमें पता
चल गया कि इसमें बेसिकली संशोधन हुआ नहीं है, ना हो सकता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ था जो कि 42वां संशोधन 1976 था, है ना। एक वैसे यही है कि संशोधन नहीं हो सकता है ना। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है, तो नहीं है, लेकिन एक संशोधन हुआ था, लेकिन लिख चुके हम पहले, ऊपर लिख देती हूँ। 42वां अमेंडमेंट हुआ था ना, 42वां संशोधन 1976 प्रस्तावना में संशोधन था बेसिकली, है ना। प्रस्तावना जिनमें कुछ चीजें ऐड की गई थी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ही था ना, ये जोड़े गए, लिख देते हूँ। तो प्रस्तावना में अगर क्वेश्चन आता है प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, क्या कभी हुआ, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन है 2, 3 और 4, ऑप्शन है इकलौता 1, या ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए, केवल एक ही बार हुआ, 42वां संशोधन 1976, जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, ये इन तीनों शब्दों को ऐड किया गया था। ठीक है, और इस संशोधन को वैलिड भी माना गया है ना, सबने अपनाया है, संशोधन हुआ है पूरी तरह से, तो इसको अपनाया गया। इसके अलावा कोई संशोधन हुआ नहीं है, भले ही केस चले हों जिसमें किसी ने भाग बताया, भाग नहीं बताया, लेकिन फिर भी संशोधन कोई हुआ नहीं इसके अलावा। तो ये वाली क्लास तो आज ओवर गई, 4th क्लास संविधान की प्रस्तावना। होपफुली आपको सब अच्छे से समझ आ गई। इजी चैप्टर था, पॉलिटी तो है ही इजी है, लेकिन ये चैप्टर तो बहुत ही, कॉन्स्टिट्यूशन वाले और प्रस्तावना वाले तो बहुत ही ज्यादा प्यारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, बाकी सारे ऐसे पढ़ लेंगे, 80 चैप्टर है, फटाफट खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर, सी यू देन, थैंक यू।